कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो प्रियम्बल भारतीय संविधान में जोड़ा गया, देखो पूरा संविधान बना लिया गया, तो उसके बाद सबसे लास्ट में संविधान बनने के बाद प्रियम्बल को जोड़ा गया था। इसको लेकर विवाद भी हुआ था, बाद में बेरूबारी केस कुछ हुआ था, मैं बताऊंगा क्या केस था और क्या विवाद था पूरा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम लोग शुरुआत कर, देखो प्रियम्बल क्यों रखा गया। जैसे आप एक कोई बुक है ना, तो बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पेज होता है उस पर लिखा रहता है प्रस्तावना, है ना। तो प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पे जो राइटर होता है वो अपने बारे में या बुक के बारे में कुछ चीजें वहां पे बताता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करता है। तो वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल डाला गया जो संविधान के लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन देता है, एक फिलॉसफी प्रदान करता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसी जगह, कौन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा भाग है या कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पे आपको फिलॉसफी मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या बताएंगे, प्रियम्बल में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी मिलती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो प्रियम्बल जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिकी संविधान से लिया गया, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत की गई थी ये यूएसए से करी गई थी, ठीक है साथियों। और पहली बार वहीं से प्रस्तावना शुरू की गई और वहीं से उठाकर भारत में भी डाला गया, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय संविधान का एक प्रकार का ये प्रीफेस है, यानी कि ये जो एक पूरा फेस होता है ना, प्रीफेस, यानी पहले आपको बताता है कि भारतीय संविधान कैसा होगा, वो है हमारे यहाँ प्रियम्बल। पालखी वाला ने इसे कहा था आइडेंटिटी कार्ड। मिस्टर पालखी वाला थे, है ना, इन्होंने कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। देखो आप किसी का आइडेंटिटी कार्ड देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसका नाम ये है और ये यहां से रहने वाला है और ये जो भी थोड़ा बहुत डिटेल इसका एड्रेस है ये है, तो आपको एक आइडिया लगता है कि फला व्यक्ति किस नेचर का हो सकता है, कौन सी भाषा बोलता है, किस तरीके का फूड वो खाता होगा, एक जनरल आइडिया लग जाता है ना। तो वैसे ही जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो पूरे संविधान का एक जनरल आइडिया आप इसको लगा सकते हैं। इसीलिए पालखी वाला ने इसको क्या क्या, ये आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का क्या, ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि ये क्या है, परिचय देता है। इसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक लाया गया था, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, ठीक। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है ये। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो प्रस्तावना है ये कहाँ का मॉडिफाइड वर्जन है, यानी इसके शब्द जो उठाए गए थे वो कहां से उठाए गए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था वहां से उठाए गए थे। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था असेंबली में, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था, और वहीं से कुछ चीजें उसमें से उठाकर हमारा ये प्रियम्बल बना दिया गया, ठीक साथियों। चलो अब इसमें देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल, देखो कुछ चीजें और मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने ये कहा कि ये हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भविष्य फल। जब आप लोग उठते हैं ना तो सुबह पेपर ढूंढते हैं कि हमारा पेपर में देखें कि आज भविष्य क्या है। भाई हर बार कुछ ना कुछ भविष्य में वही बताता है, ऐसा कुछ होता नहीं है जीवन में, ठीक है ना। एक ही चीजें हर हफ्ते के बाद वो रिपीट कर देते हैं, आप पढ़कर खुश हो जाते हैं कि आज जाऊंगा तो बहुत अच्छा मूड रहेगा, बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है, तो अक्सर वो अच्छी चीजें लिखते हैं। लेकिन खैर, तो इन्होंने कहा था हॉरोस्कोप है, भविष्य फल है, किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुंजी है, यानी आपके पास अगर की है तो आप तिजोरी खोल कर देख सकते हैं कि क्या क्या है, कुंजी नहीं है तो तिजोरी नहीं खुलेगी। तो आपको प्रियम्बल समझना है, प्रियम्बल समझ गए तो बाकी संविधान को समझने में भी आपको आसानी होगी। बात समझ में आई। और इसको संविधान की फिलॉसफी कहा जाता है ना, दर्शन, यानी कि एक बार अगर आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरे संविधान का एक छोटा सा दर्शन आपको ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि क्या लिखा गया है हमारे प्रियम्बल के अंदर। जबरदस्त, आपको पढ़ना चाहिए प्रियम्बल को, ठीक है ना। मैं आपको प्रियम्बल पढ़ के बताता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, क्या sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या justice, कौन कौन से, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। इसके बाद equality of status, opportunity and promotes among them all। फिर fraternity, तो फ्रेटर्निटी में ensuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। देखो unity and integrity of the nation। Then in our constitution constituent assembly this 26th day of
November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। पढ़ो इसे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसमें, तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बांटेंगे, यहां पे 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में कौन सा, सोर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, यानी पावर इसे कहां से प्राप्त हो रही है। दूसरा, नेचर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया है, देश है, उसका नेचर क्या है, तो सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके बाद लास्ट में डेट, यानी 4 भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने प्रियम्बल को। कौन कौन सा भाग बताया, सबसे पहले आप की सोर्स क्या है प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, फिर नेचर ऑफ स्टेट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, और सबसे लास्ट में डेट, यानी कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा में कब पास हो गया, 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना करो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कमेंट, थोड़ा थोड़ी लाइक बनता है, इतना तो चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है, अभी तक केवल और केवल एक बार इसको अमेंड किया गया, केवल और केवल एक बार चेंज किया गया इसमें। ठीक, कब चेंज किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, उसके द्वारा इसे चेंज किया गया। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से शब्द मूल संविधान में नहीं थे। तो ये 3 शब्द जो है ना, ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि क्या हुआ, इनको बाद में जोड़ा गया। क्या था इसमें, सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद, क्या, समाजवाद, सोशलिस्ट, ये शब्द बाद में जोड़ा गया। सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये भी बाद में जोड़ा गया। इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता, ये भी बाद में जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। मूल प्रियम्बल में ये शब्द नहीं थे। ठीक है साथियों, अब देखिए, हाँ, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सोर्स क्या है, इसकी अथॉरिटी कहां से आती है। तो ये अथॉरिटी आती है, देखो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे, तो लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है या अथॉरिटी जो मिलता है, कहां से मिलता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से मिलता है, यानी हम भारत के लोगों से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान का सोर्स क्या है, यानी अथॉरिटी क्या है, तो क्या बताएंगे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आपके वी द पीपुल ऑफ इंडिया, आपके ऑप्शन में रहेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, और बाद में रहेगा पीपुल ऑफ इंडिया। तो क्या बताएंगे, पीपुल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट। ठीक है ना, चलो। हाँ, एक चीज और है कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक केस हुआ था, बेरूबारी केस, जिसमें 1916 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। किस केस में, बेरूबारी केस में। क्यों कहा था, कारण यह था कि जो प्रियम्बल है उसको पूरे संविधान बनाने के बाद सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। लेकिन बाद में एक और केस आया, केशवानंद भारती केस 1973 में, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट को पलट दिया और पलटकर यह कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभिन्न अंग है भारतीय संविधान का ये। ठीक है ना, तो अभिन्न अंग है तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, तो 1976 में क्या किया गया, चेंजेस करके, और ये 3 नए शब्द को जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलो, वेरी गुड। अब इसमें हम बात करते हैं, हाँ, वही जो मैं बता रहा था। तो 1960 में क्या हुआ, बेरूबारी केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को पलट दिया और कहा कि इसको, ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसको अमेंड किया जा सकता है। और इसके बाद फिर से 1995 में LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के बीच में एक केस हुआ था। उस केस में फिर से अपने पुराने डिसीजन, यानी कि जो केशवानंद भारती केस में कहा था, उसको दोहराया गया। फिर से कहा कि प्रियम्बल अभिन्न अंग है, याद रख लो। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज और बता दे रहा हूं कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, यानी प्रियम्बल में जो कुछ भी लिखा गया है उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे उसमें लिखा गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो आप कहेंगे हमको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, प्रियम्बल में लिखा गया है कि मिलना चाहिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, तो यानी कि वाद संगत ये प्रीएम्बल नहीं है, इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है ना। चलो अब यहां पे देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स मैंने बताया था, सोर्स क्या है, सोर्स है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। उसके बाद दिया गया था नेचर, नेचर कि भारत का नेचर कैसा होगा। हाँ, तो इसने डिक्लेयर किया कि इंडिया का नेचर कैसा होगा, क्या होगा, सोवेरियन होगा, है ना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, सोवेरियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रभु। फिर क्या होगा, सोशलिस्ट होगा यानी कि समाजवादी होगा, फिर सेक्युलर होगा, है ना, सब लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, सेक्युलर। इसके बाद डेमोक्रेटिक होगा यानी कि लोकतांत्रिक होगा, और फिर रिपब्लिक होगा यानी कि गणतांत्रिक होगा। ये नेचर है, क्या नेचर हुआ, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है इंडिया। अब इसको एक एक करके देखेंगे कि सोवेरियन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हाँ भक्ति भारत, बहुत बढ़िया क्लास सर जी, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ी खुशी हुई कि आपको समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि क्लास अच्छी है, नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ है। कमेंट में बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। चलो आगे हम इसमें चलिए बात करते हैं। तो वही संविधान के अंदर ऑब्जेक्टिव भी दिया गया, प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया, क्या क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्या, जस्टिस, लिबर्टी, वही पढ़ाया था ना, अभी पढ़ रहा था जब, तो देखा जस्टिस, 3 टाइप के जस्टिस, वो सब डिटेल पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और डेट भी दिया गया कि किस डेट पे आपका ये संविधान बना, और साथ में सोर्सेज कहां से अथॉरिटी प्राप्त करता है, तो मैंने बता दिया पीपुल ऑफ इंडिया से अथॉरिटी प्राप्त करता है, इसका ऑब्जेक्टिव और प्रमोशन क्या है वो सब। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोवेरियन क्या, सोवेरियन, सोवेरियन सबसे पहला शब्द क्या था, सोवेरियन यानी कि संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब होता है, संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो और किसी एक्सटर्नल फोर्स से वो प्रभावित नहीं होता, उसको बोला जाता है सोवेरियन नेशन, यानी संप्रभु देश है वो। तो भारत भी ऐसे किसी से प्रभावित नहीं होता है, अपना डिसीजन वो स्वयं ले सकता था। हाल इसका एक एग्जांपल, जैसे अभी में यूक्रेन और रशिया वार चल रहा था, तो उस समय यूएसए और जो वेस्टर्न नेशन है उन्होंने भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाने का प्रयास किया कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी और रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। यानी क्यों खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हम एक सोवेरियन नेशन है, संप्रभु देश है, इसी वजह से खरीद पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, बहुत सारे ट्रेड और सैंक्शंस और दुनिया भर के लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति या बाकी सब चीजों पर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम चाह दें कि वो हमें प्रभावित न कर पाए तो वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोवेरियन है। ठीक, तो सोवेरियन मींस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, दिस इज एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर, यानी कि स्टेट का क्या एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो सुप्रीम पावर है। ठीक है ना। और ये आपका लेजिस्लेट कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट को देश के अंदर। ठीक है ना। इंडिया इज नॉन सब्जेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी भारत किसी बाहर से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना। ये ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है या फिर किसी का ये डोमिनियन है ना, तो किसी का ये गुलाम भी नहीं है, ना ही किसी का अधिराज्य है, पूरा इंडिपेंडेंट है। ये सारा किसका नेचर है, ये सोवेरियन नेचर है, जो हमारे अंदर सोवेरियन या संप्रभु लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट नेचर, समाजवादी नेचर। समाजवादी क्या है भाई, आजकल जो समाजवाद के नाम पे लोग जो झंडा लेकर चलते हैं वो समाजवाद हमारे देश के अंदर है क्या भाई, अब तो कहना सही नहीं है। ठीक है ना। समाजवाद के पीछे लोग करप्शन भी करते रहते हैं। ठीक है ना। तो समाजवादी वैसा है क्या, देखो समाजवाद जो होता है ना, समाजवाद 2 प्रकार का है, एक वेस्टर्न जो है समाजवाद, या आप कहते हैं पश्चिमी समाजवाद या वेस्टर्न सोशलिज्म, और एक हो गया इंडियन सोशलिज्म, जिसको गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। वेस्टर्न सोशलिज्म क्या कहता है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट जो है ये शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। अब ये क्यों जोड़ा गया था, ताकि हमारे देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सके। ठीक है ना। और इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। याद रखना, सोशलिस्ट कंट्री अलग होती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना ये अलग चीज है। अभी समझाऊंगा क्या होता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है ना। अब देखो सोशलिज्म, अब समझते हैं, कोशिश करते हैं कि भारतीय सोशलिज्म या इंडियन सोशलिज्म और वेस्टर्न सोशलिज्म में अंतर क्या होता है। वेस्टर्न सोशलिज्म ये कहता है कि
ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग टू स्टेट, यानी कि वहां पर सारी प्रॉपर्टी किसकी है, राज्य की है, और राज्यों में वो वहां के जो नागरिक हैं उनमें राज्य इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको कहा जाता है वेस्टर्न सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म वही कहता है कि यहाँ पे प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट प्लेयर भी होंगे और दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ में एग्जिस्ट करेगी। ये क्या होता है, इंडियन सोशलिज्म है। जिसमें एक चीज और ये कहा जाता है कि ये जो पुअर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, ये गांधीयन सोशलिज्म है, जो कि वेस्टर्न सोशलिज्म से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, चलिए आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूं। आपको पता है सोशलिज्म का जो जनक थे वो कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, रहते थे लंदन में। ठीक है, लंदन में रहते रहते बेचारे जो है कुछ चीजों से प्रताड़ित हो गए और प्रताड़ित होने के बाद एक फिलॉसफी लेकर आए सोशलिज्म का। और लंदन में यानी इंग्लैंड में इनको कोई नहीं सुना, बगल वाले ने सुन लिया। किसने, बगल वाले यूएसएसआर ने इनकी बातें सुन ली और यूएसआर में बोल्शेविक क्रांति हो गई वहां पे, और वहां पे सोशलिज्म आ गया। देखो विचारधारा जो है ना, विचारधारा बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। ठीक है ना, तो ठीक है, आप किस विचारधारा के आप जानो। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं। सोशलिज्म को समझ में आया कि हमारे यहाँ कैसा सोशलिज्म है, गांधीयन सोशलिज्म, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब जो लोग हैं, उनको उत्थान करने का या उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कैसा रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो जहां की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो भारत क्या एक डेमोक्रेसी है, सोचो पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी है। हालांकि वहां पे जो सरकार तो चुनी जाती है, लेकिन वो ज्यादातर आर्मी के द्वारा चुनी जाती है। कहने के लिए वोटिंग करा देते हैं तो वो मान लेते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई, वो खुद को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी देखना है तो आप इंडिया में देखो, यूएसए में देखो, यहाँ पे डेमोक्रेसी पाई जाती है, जहां पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, तो भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ में क्या है, रिपब्लिक है। इट मींस हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी जो हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति है, वो उनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब है, हमारे यहाँ संविधान के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 32-12 और आर्टिकल 36, 12 एंड 36। इसके अंदर स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है। तो ये सारा स्टेट का डिफिनीशन है, पढ़ लो इसे। ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ने वाला, हाँ मैं पढ़ूंगा कब, जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तब स्टेट का डिफिनेशन पढ़ूंगा। ठीक है, पूरा वहां पे स्टेट क्या है वो पूरा का पूरा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, चलो। हाँ, इंडिया हैज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और वे हर फिक्स होता है 5 साल के बाद ये चुने जाते हैं। ठीक है ना, एक बात और, प्रेसिडेंट मैंने बता चुका हूं कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखो इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये 3 पॉइंट याद रखना है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन सा, इनडायरेक्ट होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमण प्रणाली। ये तीनों शब्द याद रखोगे तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद और एक चीज और, भारत में जो कोई भी व्यक्ति 35 ईयर एज का हो चुका है, भारत का नागरिक है और 35 ईयर एज का हो चुका है, और लोकसभा की सदस्यता रखने लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसमें और भी कुछ टेक्निकलिटी है, इलेक्टोरल कॉलेज वाला, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, इलेक्टोरल कॉलेज वाला क्या इसमें है। ठीक है ना, चलो। सेक्युलर एक शब्द और है, सेक्युलर क्या चीज होता है, ठीक है ना, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष है। तो यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश का तो कोई धर्म नहीं होगा। हमारे जो सेकुलरिज्म है ना, उसको बोला जाता है सकारात्मक, पॉजिटिव। कारण है कि देश का तो कोई धर्म नहीं है, सरकार का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चाइना भी एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन वहां की जो सेकुलरिज्म है वो निगेटिव है, क्योंकि वो स्टेट कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है और अपने नागरिकों का भी हम कोई धर्म नहीं मानते हैं। वो चाइना का क्या होता है, निगेटिव, इंडियन क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है इस्लामिक स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी वहां का एक धर्म है, लेकिन इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है साथियों, चलो राज्यसभा। ठीक, क्या कहना चाहते हैं राज्यसभा सर, हेलो सर, ओके सर, ठीक है चलो
डेमोक्रेटिक का मतलब बता चुका हूं, दो शब्दों से मिला है। डिमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी लोगों का रूल, ठीक है ना। तो रूल बाय द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा इलेक्ट होती है, लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या होता है, देखो डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है ना। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, है ना, और वो प्रतिनिधि जाकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें जनता सीधे सीधे सरकार बना लेती है, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इसी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जहां पे हमारे लिए नियम और कानून हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया जाता है। कहां पर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वहां पे कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे प्लेबिसिट, रेफरेंडम, रिकॉल, इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो यूज किए जाते हैं, डिवाइसेस यूज किया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक। चलो आज जब डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है दया, दया, ठीक है। चलो चलो आगे बात करते हैं जस्टिस, यानी हमारे देश के जो प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जस्टिस यानी कि न्याय प्रदान करना। अब न्याय कितने प्रकार के, तीन प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो देश के अंदर सभी लोगों के बीच में हार्मनी बनाए रखना, इंडिविजुअल के बीच में फ्रेटर्निटी बनाए रखना, इस सब के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखो कि जस्टिस केवल लीगल जस्टिस की ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना जरूरी है देश के अंदर। अब देखो एक चीज कहा जाता है जस्टिस में, जैसे सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस आपको देना है तो सभी नागरिकों को क्या देना होगा, इक्वालिटी देनी होगी। अब किसी के अंदर भेदभाव ना हो, ठीक है ना। तो स्टेट क्या करे और सभी सोसाइटीज के बीच में क्या क्रिएट करे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह की चीजें क्रिएट करे और डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी को बर्थ, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और टाइटल्स इत्यादि के आधार पर। ये क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ आर्टिकल 38 के अंदर कहा गया है कि हमारा जो देश होगा एक वेलफेयर स्टेट होगा। तो ये वेलफेयर स्टेट क्या करेगा, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। अब एक चीज और कहा जाता है कि सोशल जस्टिस जो होता है ना, बिना इकोनॉमिक जस्टिस के नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो सोशल जस्टिस को कैसे, इकोनॉमिक, जैसे आपके पास पैसा है ही नहीं तो लोगों की भलाई आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए इकोनॉमिक पावर होना भी जरूरी है, ठीक है ना। इकोनॉमिक पावर से ही सोशल जस्टिस आ सकता है। और अगर इकोनॉमिक पावर हो जाते हैं और सोशल जस्टिस का काम नहीं करता तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ ही हैंड्स में, कुछ ही लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा रहे तो वहां पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है और जो देश के लिए कतई अच्छा नहीं है, ठीक है ना साथियों। चलो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो लोगों के पास, जो पुअर पीपल है उनके पास भी उनको जीने, खाने या एक जनरल नीड होती है ना व्यक्ति की कि क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, एक जनरल नीड होती है। ये नीड पूरी होनी चाहिए सबको, तभी क्या प्राप्त होगा, आपका इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो सकता है। लोगों को आराम से कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ और सारी करने का, काम करने का साधन मिल जाए तो ही इकोनॉमिक जस्टिस पॉसिबल है। और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि आपके राजनीतिक न्याय। वो राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त होंगे, तो सभी सिटीजन को क्या कर दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो पॉलिटिकल स्फीयर में, यानी सब नेता बन सकते हैं हमारे देश में। सही बात यही है कि पॉलिटिकल जस्टिस सबसे ज्यादा है, जो देखो वो भी नेता है। अगर आप जाए किसी नुक्कड़ पर खड़े हो जाए तो आपको एक दो नेता लोग मिल जाएंगे और आपके अंदर भी वो नेता के गुण तो फुदफुदाते ही होंगे, निकलते ही होंगे, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं कि आप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मानदंड भी बहुत कम रखा गया है, कोई मानदंड नहीं है। आप अगर नेता बनना है तो आपके पास कोई एजुकेशन हो ना हो आप नेता बन सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, आपका पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 325 और 326 के अंदर सबको इक्वल राइट दिया गया है वोट देने का, चाहे आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, या फिर आप गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप 18 साल का उम्र पार कर चुके हैं तो आपको वोटिंग राइट दी जाती है, और यही क्या है, ये आपका क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लिबर्टी। तो हमारे देश के अंदर लिबर्टी का एक मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए अलग अलग चीजों, कौन कौन सा, आपके थॉट यानी सोचने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी खुद को किस प्रकार से आप एक्सप्रेस करते हैं उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप किस में विश्वास रखते हैं, बिलीफ, फेथ,
कि क्या पूजना चाहते हैं, वर्शिप, इन सब की आपको लिबर्टी दी जाती है और ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्टिकल 19 में पढ़ाऊंगा क्या है, आर्टिकल 19 में कौन कौन से फ्रीडम दिए गए। इसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 में जो रिलीजियस राइट दी जाते हैं, जहां पर बिलीफ, फेथ और ये सबको आप फॉलो कर सकते हैं। ये थॉट और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। ये सारी चीजें हैं जो लिबर्टी के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपको क्या प्रदान करता है, लिबर्टी प्रदान करता है। इक्वालिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट आपको इक्वालिटी भी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो एक चीज आप कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं या पॉलिटिकल जस्टिस होता है वो कहां से मिलता है आपको, वो फंडामेंटल राइट से मिलता है। और साथ में जो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें भी कहां से मिलती है, फंडामेंटल राइट से मिलती है, ठीक है ना। एक चीज और नोट कर लो, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, यहां भी लिख लो। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, ये यूके से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है ना। यानी कि विधि का समान रूप से संरक्षण यूएसए से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं डिटेल आपको आर्टिकल 14 के अंदर समझाऊंगा। तो हमारे यहाँ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, 14 से 18। तो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में वहां पे डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है साथियों। चलो, फ्रेटर्निटी बहुत जरूरी है, बोलते हैं कि भाईचारा होना चाहिए सबके बीच में। तो फ्रेटर्निटी के भी जो आइडिया है ये हमारे प्रियम्बल के दिया गया, यानी कि लोगों के बीच में ब्रदरहुड को प्रमोट करना, नागरिकों के बीच में सिंगल सिटीजनशिप दिया गया। कारण क्या है, ताकि सबको ये लगे कि हम लोग एक ही सिटीजन, एक ही तरीके के लोग हैं ना। अगर अलग अलग दे देता, कोई बिहार का सिटीजन हो, कोई वैसे ही लोग कहते रहते कि मैं बिहारी हूं, मैं यूपी वाला हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं राजस्थानी हूं, ठीक है। अगर वहां पे अलग से उनको आइडेंटिटी भी दे देते तो और ज्यादा डिफरेंसेस होते थे। लेकिन क्या किया गया, सबको ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए सिंगल सिटीजनशिप रखा गया, एकल नागरिकता रखी गई देश के अंदर, ठीक है ना। शुभम राय, हेल्पफुल सेशन सर, हेलो शुभम, वेलकम आपका, ठीक है। और देखो हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है, इसके द्वारा हार्मनी और इस सबको प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और साथ में हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। आर्टिकल 21 आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इंडिविजुअल की डिग्निटी पे कितना ज्यादा ध्यान रखती है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान रखती है, ठीक है ना। जैसे राइट टू प्रिवेसी आपको दी गई, बहुत सारे राइट दिए गए हैं, लाइफ की राइट दी गई, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर वहां पे लिखा गया है कि यहाँ नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो आपस में बंधुत्व को बढ़ावा दें, ठीक है ना, ब्रदरहुड को बढ़ावा दें, ठीक। चलो, तो इस तरीके से जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख ली। प्रियम्बल के अंदर क्या क्या आपको मेन रूप से ध्यान में रखना है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कि सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे देश का नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा, सोबेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कब ये तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ संविधान के अंदर प्रियम्बल तैयार हो गया था। प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसमें 3 शब्द जो जोड़े गए थे, कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नाम के 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, ठीक। इसके बाद बेरुबारी केस में प्रियम्बल को कहा गया था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती केस में कहा कि संविधान का हिस्सा है, LIC केस में कहा संविधान का हिस्सा है। और इसके जितने भी यहाँ पे टर्म है, टर्मिनोलॉजी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। साथ में प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कि किसने कहा था, यानी कुंजी किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हॉरोस्कोप किसने कहा, KM मुंशी ने कहा। पालकी वाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और फिलॉसफी कहां से प्राप्त होती थी, वो भी आपके प्रियम्बल से। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कौन है, तो वो भी हमारे यहाँ प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, याद रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं। पूछा जाए कि प्रियम्बल ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्या बताएंगे, प्रियम्बल। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे सोल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो क्या बताएंगे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, वो जब वहां पे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। एक चीज और, यहाँ पे जो प्रस्तावना है इसको कहां से लिया गया था, USA से लिया गया था। पूछा जाएगा कि जो आपका प्रियम्बल इसके
शब्द कहां से उठाए गए, तो क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से उठाए गए। पूछा जाए कि इसके लैंग्वेज कहां से लिया गया है, यानी कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली गई, तो वो कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस तरीके से पूरा प्रियम्बल आपका एक तरीके से मैंने समराइज करने का प्रयास किया और अलग अलग शब्दों के मीनिंग क्या होते हैं वो सारे मीनिंग मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, देख रहा है ना विनोद सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ विनोद देखते रहो, विनोद हर चीज पे ध्यान रखता था, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर। ठीक, तो आप भी विनोद की तरह कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए चीजों पे। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आपसे छूट जाएगा। पूरी पॉलिटी ढंग से पढ़ाई करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। शेयर करना, लाइक करना, इसमें आपको कुछ खर्च तो होता नहीं है, तो कर दो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो साथियों, एक बार फिर से आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।